अक्सर हम लोग कभी भी कोई टेलीविज़न पे शो देख रहे होते हैं एंड वहाँ पे किसी कंटेस्टेंट या पार्टिसिपेंट ने फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया होता है, तो हम लोग कहते हैं कि यार अब तो ये करोड़पति हो गया, इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, अभी फाइनेंशियल सिक्योर है, इसकी अब ये भी पूरी लाइफ खुश रहेगा, इसकी फैमिली भी खुश रहेगी एंड इसकी आगे आने वाली जनरेशन भी खुश रहेगी। एंड अपने आप को इसी सिचुएशन में आगे डालते हुए हम लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास भी कहीं से इतना सारा पैसा आ जाए या फिर हमारी भी कोई लॉटरी लग जाए या हम भी कोई लॉटरी जीत जाए ताकि हमारे को भी कभी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ही ना हो इन फ्यूचर। मैं बताना चाहूँगा ये सोच बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस एंड स्टडीज़ जिन भी लोगों को ऐसा माइंडसेट होता है एंड उन लोगों के पास कभी भी इतना सारा पैसा एकदम से आ जाता है या फिर वो कोई लॉटरी या विनिंग प्राइज जीत जाते हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो सारा पैसा विद इन 2 to 3 ईयर्स खो देंगे एंड वापस उसी सिचुएशन में ही आ जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन में आ जाएंगे। एंड आज मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ रीज़न बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ क्यों इतना बुरा होता है। एंड इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए मैं एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिटन बाय मॉर्गन हाउसेल। Yeah, I think the easier it was to make, the easier it's going to be to lose. The more likely you are to lose it. Interesting. I mean, it's as simple when you go to Vegas and Yes. you're playing with house money. It's money you just won. Keep going. You yeah. get that money has no worth to you, no value. Nice. It's so you can throw that around forever. But if you're digging ditches, that money is valuable to you. There is that's- literal. ये कोई बुक एक्सप्लेनेशन या फिर ऑडियो बुक या फिर बुक समरी नहीं होने वाली। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आज मैं बताऊंगा और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा एंड सम ऑफ द लेसन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो ये जो वीडियो होने वाली है कैटेगराइज होने वाली है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट, नो वंस क्रेजी, सेकंड, लक एंड रिस्क एंड थर्ड, नेवर इनफ। ये जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर्स भी है इसी बुक में एंड ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है बुक के बारे में एंड आगे भी पार्ट्स बनते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, नो वंस क्रेजी। पैसों को लेके जो नज़रिया होता है हर एक पर्सन का अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कंडीशनिंग। इसमें ऑथर ने हमें एग्जांपल दिया है कि कैसे 2 पर्सन ए एंड पर्सन बी है। जो पर्सन ए है उसके पास उसको कभी भी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही नहीं आई, उसकी फैमिली में सब लोग हमेशा खुश ही रहे हैं एंड इन कंपैरिजन ऑफ पर्सन बी जो उसकी फैमिली में पैसों को लेके हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम अर्निंग नंबर्स होने के कारण उसके पास बहुत ही ज़्यादा कम सेविंग रहती थी एंड एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाया करता था क्योंकि कोई सेविंग या फिर उनके पास कोई भी बैलेंस ही नहीं बचता था। एंड इसी टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करते हुए ऑथर ने हमें बोला कि इन दो सिचुएशन ये जो 2 पर्सन है इन लोगों का लॉन्ग टर्म सक्सेस भी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो पर्सन ए है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इन कंपैरिजन ऑफ पर्सन बी, बिकॉज जो पर्सन ए है उसको एक तो हेड स्टार्ट ही बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और जो पर्सन ए है इसको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होगी कि उसको अपना एक्सेस मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है और उसको कैसे रिटर्न आ सकते हैं। वेयर एज इन कंपैरिजन ऑफ पर्सन बी वो हमेशा ही रिस्क लेने से डरेगा। एंड ये रिस्क के टॉपिक में आगे इसी चैप्टर में ऑथर ने हमें बताया है 1. Our findings suggest that individual investor willingness to bear risk depend on the personal history। तो इसमें ऑथर ने हमें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी या कैपेसिटी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है उनकी पास्ट हिस्ट्री या पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द मनी। फॉर एग्जाम्पल 2 इन्वेस्टर्स हैं और भले ही वो दोनों सेम एसेट क्लास में क्यों ना इन्वेस्ट करें लेकिन उन दोनों के रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग होगी जिससे उन दोनों के रिटर्न्स में बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर या फिर इफेक्ट आएगा। So now we are going to discuss second part of this video or the second chapter of this book, that is luck and risk. Nothing is as good or as bad as it seems। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि एज अ ह्यूमन हम लोग लक को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वान्टिफाई नहीं है। हम लोग कभी भी लक को एज अ नंबर में नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम लोगों को ये लगता है कि लक की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, जो कि ऑथर ने यहाँ पे कम्प्लीटली रॉन्ग बोला है। एंड ऑथर ने हमारे को इसी टॉपिक में आगे जाते हुए बताया है कि कैसे बिल गेट्स जो कि वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन है उनका लक की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है उनकी लाइफ में।
जिसकी बिल गेट्स जब अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहे थे या फिर उनका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था वो सिर्फ एक लौता कॉलेज पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर था। आप खुद सोचिए कि अगर जो बिल गेट्स है और उनको उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता है या फिर उनका उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता एंड वो वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन नहीं होते। एंड ऑथर ने हमें इसी चैप्टर में आगे जाते हुए बताया है कि सोशल मीडिया का या फिर आजकल के इंटरनेट के टाइम में हमारे को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है। हम लोगों को हमेशा यही लगता है कि जो भी हार्ड वर्किंग पर्सन है उसको हमेशा सक्सेस मिलती है एंड जो भी गरीब बंदा है या फिर जो पुअर पर्सन है वो इसी वजह से पुअर रह गया है क्योंकि वो लेजी है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। बिकॉज लक काफ़ी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस में। इसीलिए हम लोगों को किसी भी पर्सन को जज करते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए, realize that not all the success is due to hard work and not all the poverty is due to laziness. Keep this in mind before judging people or yourself. तो चलिए बात करते हैं फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, that is never enough. Social comparison is the main problem or the main root cause of every problem. इसमें जो मॉर्गन हाउसल है उन्होंने ये बताया है कि हम एज अ ह्यूमन हमारी कभी भी ग्रीड खत्म ही नहीं होने वाली। ग्रीड या वांट वो हमारी कभी भी खत्म ही नहीं होने वाली। और जब कभी भी एज अ ह्यूमन हम लोग अपनी जो वांट या फिर नीड है वो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है तो वो तो और भी ज़्यादा बड़ा ट्रैप है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव ने कभी भी कोई नई कार ली और हमारी एग्जिस्टिंग कार से वो कार बड़ी है तो हमारी भी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि हमारी अगली कार उनकी कार से ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे मैंने कार का एग्जाम्पल लिया, बट आप खुद सोचिए स्पेशली इन इंडिया यहाँ पे हम लोग हर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वेडिंग। जैसे कि डेटा शो करता है कि वी एज अ इंडियन हम लोग शादियों में कितना ज़्यादा अपना पैसा जला देते हैं जिसका कोई भी रिटर्न आना ही नहीं है। हम लोग हमेशा अपनी शो ऑफ में बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है दैट इज़ नॉट वेल्थ ड्रिवन, दैट इज़ सोसाइटी ड्रिवन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को बचपन से कंपैरिजन सिखा दिया जाता है कि मेरे इतने मार्क्स आए, तेरे इतने मार्क्स आए। हम लोग अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड से ही शुरू कर देते हैं बचपन से। ये हमारे को स्कूल में ही सिखा दिया जाता है। इसी के बारे में ऑथर ने हमें आगे बताया है कि अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो हम लोगों को सोशल कंपैरिजन तो एक लेवल के बाद छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों की एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हो पाएगी।